ओ बाबा भैया नीचे तो नहीं गिर जाएंगे? डूबेंगे नहीं? थोड़ा सा डर भी लग रहा है। ये तो आपको कैसी लग रही है स्मार्ट सिटी बस सर्विस, बताइए। बहुत अच्छा। ये देखो गड्ढे गड्ढे गड्ढे। उत्तराखंड परिवहन निगम के जितने भी चालक संचालक हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उनकी भर्तियां कराई जा रही हैं। इतना अच्छा माहौल था जब तक ये गवर्नमेंट नहीं आई थी। गड्ढे सरकार के द्वारा भरे गए हैं, नहीं भरे गए? मतलब ये कह सकते हैं कि सड़क पे गड्ढे नहीं, गड्ढे पे सड़क है। हमारे ड्राइवर्स जो हैं उनकी तनख्वाहें इन्होंने कर दी है। स्मार्ट सिटी सिर्फ एक बस चलाने से तो पूरी स्मार्ट सिटी हो नहीं जाएगी। ये देखो स्मार्ट सिटी का वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये कैसा वर्क इन प्रोग्रेस है ये तो मेरी समझ में नहीं आया। काम चल रहा है, पीछे से चल रहा है, पर हम ट्रैवल कर रहे हैं, पर हमें तो महसूस नहीं हो रहा ना। अरे बाबा ये तो बहुत ही व्यवस्थाएं, चलिए बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव रहा सरकार का कि इस वक्त पर देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए यहाँ पर स्मार्ट सिटी बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस जो है चलाई जा रही है, जिससे प्रदूषण। अब देखिए रेगुलर बसेस, इनका भी मैं आपको एक मुद्दा बताऊं कि रेगुलर जो बसेस है जो डीजल से चलती है इनका किराया ज़्यादा है और इलेक्ट्रिक बसेस का कम है। तो ये देखिए जो इंडिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो ये जो असमानता आपको देखने को मिल रही है हमें यहाँ पर, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आम जनता है वो इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ ज़्यादा मुड़ती है। तो वहीं इन लोगों का कहना है जो डीजल बसेस पर कार्य कर रहे हैं, उनका कहना है कि देखिए भाई सरकार तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, क्योंकि साफ तौर पे जब इलेक्ट्रिक बसेस का किराया कम कर दिया जाएगा तो उनका कहीं ना कहीं उनका हिस्सा कटेगा, क्योंकि देखिए वो भी आम लोग हैं। अब देखिए जो वो बस चला रहे हैं वो भी परेशान है। किसकी वजह से परेशान है? सरकार की वजह से परेशान है कि सरकार ने इलेक्ट्रिक बसेस के किराए कम रखे हैं, तो इस वजह से उनकी बसेस में कोई आ नहीं रहा है। और डीजल और पेट्रोल के दाम जिस तरीके से आसमान को छू रहे हैं, तो उससे उनके पेट पर किस तरीके से महंगाई का प्रहार हो रहा है। और अब बात करें इलेक्ट्रिक बसेस की, जहाँ किराया कम है, तो यहाँ पर भी आप इन बसों को देखिए, जैसे हमारे पास जितनी हमारे पास जानकारी है 1-1.5 करोड़ रुपए की बसें हैं, और जिस तरीके की शहर की सड़कें हैं वो सड़कें इन बसों के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये सड़क में जो गड्ढे हैं, जितने यहाँ पर बरसात के मौसम में हमें पानी का सैलाब देखने को मिल रहा है, इससे बस ख़राब होने के बहुत सारे चांसेस हैं और होती भी है। मेंटेनेंस पर काफ़ी सरकार का पैसा जाता है, और जो इसके चालक और सह चालक हैं वो इस बात से परेशान है कि उनका वेतन बहुत ही कम है। आज की महंगाई दर में आप देखिए 10 से 15 हज़ार के बीच में किसका गुजारा हो सकता है? आप बताइए, किसी का गुजारा हो सकता है क्या? इस सरकार ने किसी को खाने लायक, कमाने लायक छोड़ा है क्या? और आज के वक्त पर उत्तराखंड परिवहन निगम की मैं ऑल टोटल अगर बात करूं, तो उत्तराखंड परिवहन निगम के जितने भी चालक संचालक हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उनकी भर्तियां कराई जा रही हैं। तो ये सरकार का क्या लॉजिक है? आज हम देश में जहाँ भी देख लें, हर जगह इन्होंने संविदा पर कर्मचारी हायर कर लिए हैं। पहले की सरकारों में क्या होता था? संविदा पर लिए जाते थे, ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, लेकिन संविदा पर लेने वालों को पक्का किया जाता था। पर आज के टाइम पे जो सरकार कर रही है, संविदा पर ले तो रही है, लेकिन अपना काम पूरा होते ही वापस बेरोजगार। ये सरकार का मोटिव ही ये है कि लोगों को संविदा पर लाए और उनसे एक लिमिटेड समय तक उनसे अपना काम निकलवा कर उन्हें बीच राह छोड़ दे कि अब आप अपना रोजगार खुद ढूंढिए। इन लोगों को ये नहीं पता कि रोजगार किस तरीके से कमाएंगे, इन लोगों को ये नहीं पता कि बढ़ती हुई महंगाई में अपना जीवन यापन किस तरह से करेंगे। इन लोगों के पास अपने भविष्य की कोई कल्पना नहीं है कि इस सरकार, जो सरकार सुनती नहीं है, समझती नहीं है, उस सरकार से किस तरीके से लड़ेंगे, उस सरकार के पास अपनी ये आवाज़ किस तरीके से पहुँचाएंगे। आपको कैसी लग रही है स्मार्ट सिटी बस सर्विस, बताइए। स्मार्ट सिटी बस की सर्विस तो अच्छी है जी, अच्छी है, क्योंकि किफ़ायती दामों पर आप जो है एयर कंडीशनिंग में पूरा यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत अच्छा। और आप किस तरीके से मानती हैं कि स्मार्ट सिटी बसेस ये गड्ढे वगैरह जो सड़क के, तो खैर बहुत बुरे हाल है यहाँ से। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे कि आप किस तरीके से देखती हैं इस सर्विस को जो देहरादून में इनिशिएटिव लिया गया है स्मार्ट सिटी बसेस का? सर मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं फिलहाल बाहर से आई हूँ। फिर भी अच्छा, तो आप बाहर से आई हैं, इस देश की तो हैं ही आप, तो आप ये बताइए कि महंगाई पर आपका क्या कहना है, जिस तरीके से, और आप यहाँ पे भी देख रही हैं सड़कों के कैसे हालात लग रहे हैं आपको? जी जी, महंगाई तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है, जिसमें हर आम आदमी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हर चीज़ में महंगाई है। आप स्कूल फीस देख लीजिए, उसमें महंगाई है। आप बस में, कोई प्राइवेट बस में ट्रैवल करते हैं, उसमें महंगाई है। डीजल पेट्रोल महंगे, तो आम आदमी इन खर्चों से बहुत ज़्यादा दब गया है, वो उठ नहीं पाता। जो वीआईपी बंदे हैं, बड़े लोग हैं, उन्हें जो आम आदमी को मिलना चाहिए सुविधा, वो उन्हें मिल रही है जी, वो उन्हें मिल रही है, और वो ज़्यादा ही और हर चीज़ के लिए उन्हें हर चीज़, मतलब आम आदमी को जो सुविधा नहीं मिल रही वो वीआईपी को मिल रही है।
जी, आपने ये बात सही कही। और आप ये बताइए, इस वक्त आप देहरादून की स्मार्ट सिटी बसेस में ट्रैवल कर रही हैं, जो देहरादून का गौरव भी है स्मार्ट सिटी बसेस। जी ज़रूर, लेकिन आपका क्या कहना है यहाँ की सड़कों की हालत? देखिए, आप बैठी हैं, आपको पता लग रहा होगा ये इतनी महंगी बसेस और इतनी डीलक्स बसेस जब ऐसी ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर चलती हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? सर ये हाल तो देहरादून का क्या, जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ का भी यही हाल है। पर सरकार का तो कहना है कि रोड्स पर सरकार खास तौर पर काम कर रही है। चल रहा है, पर ये है ना, जब चले पर दिख नहीं रहा है काम। दिख नहीं रहा है, काम चल रहा है, पीछे से चल रहा है, पर हम ट्रैवल कर रहे हैं, पर हमें तो महसूस नहीं हो रहा ना। जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन पता चलेगा। उससे पहले तो कहना, जो हम सब ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम तो आई रही ना। आपका क्या कहना है? आप युवा हैं कि किस तरीके से आप देखती हैं कि स्मार्ट सिटी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है? हाँ जी, आप मानती हैं इसे? हाँ जी, बिल्कुल मानती हूँ। इससे आपको कितना फ़ायदा मिला है कहीं भी आने जाने में, बताइए। मतलब ये है कि जैसे और जगह, जैसे और बस में करते हैं हम ट्रैवल वगैरह, उसमें गड्ढे का वो पता चलता है, इसमें नहीं पता चलता है। जी, लेकिन गड्ढे तो हैं। गड्ढे सरकार के द्वारा भरे गए हैं, नहीं भरे गए? मतलब ये कह सकते हैं कि सड़क पे गड्ढे नहीं, गड्ढे पे सड़क है, ये कह सकते हैं। ये बात आपने बड़ी दमदार कर दी। और एक और बात है, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आज की टाइम पे महंगाई कितनी बढ़ रही है, और ये हमारे चालक जो भाई हैं, इन बेचारे इनका जो वेतन है, ये इस बस से पहले ये काम करते थे रोडवेज़ की रेगुलर बसेस पे, तो वहाँ इन्हें 20 से 25 हज़ार तनख्वाह मिलती थी, और आज के टाइम पे 10 से 15 हज़ार मिल रही है। तो आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि सरकार को इनकी तनख्वाह बढ़ाने में कुछ करना चाहिए? पर ये है ना कि सैलरी तो हर किसी की ही बढ़ानी चाहिए, लेकिन आज के उसमें देखा जाए तो गरीब इंसान और दब रहा है, अमीर इंसान और पैसे कमा रहा है। जी, तो ठीक है ना, वो चीज़ तो गलत है। गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। सही बोला आपने। अमीर आदमी अमीर हो रहा है, जी, गरीब अमीर, इंसान और दब रहा वो है। भी लिमिटेड अमीर, जिन पर सरकार मेहरबान है, जो सरकार के हितैषी हैं, जो सरकार के इलेक्शन हाँ, की फंडिंग वो तो सही बात है, वो जरूर। लेकिन ये है ना कि अब हम लोग जैसे गरीब लोग हैं, ठीक है ना, वो पैसे के लिए मोहताज है कि कैसे हम लोग अपना राशन वगैरह भरें, ये सब करें। पर अमीर इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे वो राशन 10,000 का हो तब भी वो खरीदेंगे, चाहे वो 20,000 का हो, लेकिन फर्क किससे पड़ रहा है? गरीब इंसान को। गरीब आदमी। वेतन जो पहले इनको रोडवेज बसों में मिल रहा था, जी। वही इनको मिलना चाहिए। अब ये नहीं कि इनको पहले 20-25 हज़ार रुपये, वेतन तो बढ़ता है, कम कहाँ होता है। ये लोग तब भी कम सैलरी में कर रहे जी, हैं, है नहीं? ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल मजबूरी है, इसलिए वो लोग कर रहे हैं। हर साल एवरी ईयर ये होता है कि हर साल ये सड़कें भर जाती हैं, फिर गड्ढे हो जाते हैं। कोई मतलब ढंग का इसका एक दुरुस्त वो उपाय वो लोग करते नहीं है। इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या होता है? ये है मटेरियल यूज़ हो, अच्छा हो, मतलब जो इनका ठेकेदार है वो जो हर बार, मतलब बारिश तो ये तो बस नेचुरल है, ये तो हर बार होनी है। अब ये नहीं है कि इस बार हो गई बारिश, अगली बार क्या पता ना हो। तो हर बार बारिश जितनी होगी, गड्ढे इतने, और अभी प्रिंस चौक में आप आगे जाएंगे वहाँ पूरा पानी भरा हुआ, पूरा मतलब ये आधे घंटे कम से कम जाम लग रहा है वहाँ पे। तो ये मतलब हर बार का है, हर बारिश में वो होता है। सर्दियों ठीक रहता है, फिर बारिश में ही बुरा हाल है सड़कों का। आपने देखा कि किस तरीके से बीते दिनों में UKSSC, देखिए छात्रों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़, जिन्होंने इतनी मेहनत से अपने माता पिता के अर्जित धन से वो पढ़ाई लिखाई करके काबिल बने कि वो एग्ज़ाम दे पाएँ, वो एक नौकरी पा पाएँ, और जिस तरीके से सरकार में घोटाले हुए, नौकरियां दी गई तो सरकार के कुछ खास लोगों को, उन भ्रष्ट अफसरों के परिवार वालों को, और ये सरकार उस पर सोती रही, कोई कार्रवाई नहीं की। आज के वक्त पर जब विपक्ष ने सवाल उठाया, विपक्ष ने तहकीकात करी, तो ये जो पूरा घटनाक्रम है वो निकल कर आया। इस पर आपका क्या कहना है? ये सरकार किस हद तक, जो सरकार बोलते हुए आई थी कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और आज वो बोलते बोलते भ्रष्टाचार के चरम पर पहुंच चुकी है? देखो, सरकार तो नाकामी भी है अभी, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये जीत क्यों रहे हैं? आप ये बताइए, जीत क्यों रहे हैं? देखो, ये पब्लिक को छलावा करके जीते हैं हमेशा, ठीक है नहीं, और पब्लिक उन चीज़ों में आ जाती है। पब्लिक को हमेशा उत्तराखंड के अंदर हमने देखा है, जब भी इलेक्शन आते हैं तो पब्लिक को ऐसा गुमराह किया जाता है उस टाइम कि आपको ये चीज़ हम करवाएंगे, ये चीज़ करवाएंगे। उस टाइम जो उनके नोट्स में आते हैं कि हम ये करवाएंगे, फिर ये आपके लिए ये करवा देंगे। खुद मैं पहाड़ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है नहीं है, लेकिन माहौल तो हर जगह देखिए एक जैसा है। क्या आपका कहना है कि किस हद तक ये जायज़ है कि धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाए? सर, जायज़ तो ये बिल्कुल भी नहीं है। एज ए ह्यूमन बीइंग हर किसी को पता है कि आपस में इतना अच्छा माहौल था जब तक कि ये गवर्नमेंट नहीं आई थी। और अच्छा, आप ये मानते हैं कि इससे पहले वाली गवर्नमेंट देश में प्रेम और सौहार्द और धार्मिक सद्भावना बनाए रखने में सक्षम थी या नहीं थी? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही। जब से ये गवर्नमेंट आई है उसने लोगों के आंखों के ऐसे धर्म का ऐसा चश्मा लगा दिया कि उनको ये दिख नहीं रहा है कि देश के अंदर क्या कमी चल रही है, किस तरीके से वो एक झूठा धर्म और झूठा राष्ट्रवाद का नाटक करके ना लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपनी सत्ता बचाए रख रहे हैं। वो उसी में उनको कामयाब भी हो रहे हैं
इस चीज़ में वो, इसलिए वो उसको कर भी रहे हैं। सड़कों की हालत क्या है अभी? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने स्मार्ट बस तो ज़रूर चला दी है, स्मार्ट सिटी बस, लेकिन स्मार्ट सिटी सिर्फ एक बस चलाने से तो पूरी स्मार्ट सिटी हो नहीं जाएगी। उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना पड़ेगा। बस तो डेफिनेटली ठीक है, ओके, हमें इससे सुविधा मिली है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे भी कुछ भी सिटी के अंदर ऐसा कुछ है नहीं। सिर्फ एक बस तो ज़रूर है, लेकिन इस एक बस से पूरी सिटी स्मार्ट नहीं हो जाएगी। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जैसे कि बहुत रोड पे काम करना पड़ेगा और भी बहुत कुछ, जैसे कि सबको पता ही है, रोज़गार पे और उस पर, तब जाके स्मार्ट सिटी बनेगी सर। स्मार्ट सिटी की सड़कें आप देख रहे हैं कितने बुरे हाल में हैं। बैठकर कुछ आराम मिला है, थोड़ी कम लग रही है उछलती हुई, मैं भी कम उछलती हुई दिख रही होंगी आपको। लेकिन मैं एक और विषय के बारे में अवश्य बात करना चाहती हूँ। हमारे रोडवेज ट्रांसपोर्ट में जो लोग काम करते थे वो पिछली सरकारों में थे, और अब की सरकार में उन्हीं में से कुछ लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं इन स्मार्ट सिटी की बसों में। वे काम कर रहे हैं इन अच्छी खासी इलेक्ट्रिक बसों में, मगर उनके साथ एक और नाइंसाफ़ी हो रही है। और वो नाइंसाफ़ी क्या है? उनको हमेशा सरकार कोशिश करती थी कि धीरे धीरे करके उन्हें परमानेंट कर दिया जाए, तो उनकी एक फ़िक्स सैलरी होती थी, वो अपने बच्चों के लिए अच्छे जीवन की उम्मीद भी कर सकते थे और अपने जीवन स्तर को बेहतर करते थे। अभी तो मैंने आपको बताया ना, जीवन स्तर बेहतर हो गया 24-25 हज़ार तक का। उसके बाद रिसेशन की तरह कुछ आया, और वो है भाजपा की सरकार। ये रिसेशन वाली सरकार ने तनख्वाहों को कम कर दिया। मगर इसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, आज की धामी सरकार है, और धामी सरकार प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की मक्कार और अहंकारी सरकार है। और इस सरकार ने लोगों को परमानेंट करना तो भूल ही जाइए, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे, संविदा पे रखने की शुरुआत कर दी है। ये ठेकेदारों की सरकार है, ये ठेकेदारी करती है, और जिन लोगों से काम करवाती है उन्हें अपना बंधुआ मजदूर समझ लेती है। पर क्या करें, अभी पूरी तरह से ये अपना वाला राष्ट्र बना नहीं पाए ना, तो वो बनाने भी नहीं देंगे हम आपको। मगर आपने ये सोचा कि धीरे धीरे करके इनकी तनख्वाहें कम कर दे, तो 25,000 से 15,000, और परमानेंट नौकरी बिल्कुल नहीं। क्योंकि क्या करें, परमानेंट नौकरी जो है वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, अडानी जी की, है ना। और अडानी जी की कंपनी की जो वर्थ है, उसकी जो वैल्यू है, अगर आप पूरा देखें कि भाई कितना उसमें से पैसा आ सकता है, जानते हैं सरकार ने उनको कितना लोन दिया। कोई भी कंपनी अपने, अगर आप उसका मूल्यांकन करेंगे तो अपने मूल्य के 2.5 गुना ज़्यादा भी अगर लोन लेती है तो वो संभल जाती है, संभल सकती है, कभी कभी डूब भी जाती है। लेकिन जब कोई उससे ज़्यादा लेता है तो बहुत मुश्किल होती है, तब पूरे देश की इकोनॉमी की बात आ जाती है। क्योंकि अडानी को हर चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को मिल रहा है। अब सुनिए, अडानी को 10 गुना उसके मूल्य से ज़्यादा लोन मिला है, 10 गुना ज़्यादा लोन। तो जब वो कंपनी डूबेगी तो आप समझ लीजिए देश की इकोनॉमी कैसे डूबेगी। इसलिए संभलना ज़रूरी है। ये मत सोचिए कौन सा नेता क्या बोल रहा, कांग्रेस का नेता क्या बोल रहा है, समाजवादी पार्टी का नेता क्या बोल रहा है, वो सब मत सोचिए। आप अपने आप सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए कि आप क्या सोचते हैं। क्या आप चाहते हैं कि भविष्य अंधकारमय हो? क्या आप चाहते हैं कि हम वहीं पहुंच जाए जहां 1947 में थे? आपको मैंने ये जो सड़कें दिखाई हैं, इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि किनको मिल रहा है ये पैसा। क्या ये पैसा सड़कें ठीक करने का किसी को मिल रहा है? आज नहीं मिल रहा। किसी ठेकेदार को ठेका तो मिला होगा ना। सड़कें कैसी ठीक करी गई होंगी ये भी आप जानते हो। मगर मैं दिखा भी चुकी हूँ आपको कि सड़कें ठीक हो रही है। बरसात में कोई सड़कें ठीक होती हैं भाई? बरसात में तो अगर कोई चोट लग जाए जैसे, तो क्या होता है, अगर आपका कोई घाव है, सारे घाव भर लिए, फिर कभी कोई छोटा मोटा घाव हो जाए उसको आप दवाई लगा लेते हैं। यहाँ तो घाव मय है देहरादून, और इसी को हम कहते हैं स्मार्ट सिटी।